दोस्तों मेरे हाथ में ये चाय का कप है। सही मायनों में चाय किसको पसंद नहीं होगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस चाय में किसी परमाणु बम जितनी रेडिएशन थी। क्या लगता है मेरे साथ क्या होगा? मेरे साथ तो नहीं, लेकिन तस्वीर में दिख रहे इस शख्स के साथ ठीक ऐसा ही हुआ जब इसे इसके ही देश वालों ने रेडिएशन से भरी हुई चाय धोखे से पिला दी। लेकिन इसके देश ने इसके साथ आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर ये शख्स था कौन? और सबसे बड़ी बात, वो चाय पीने के बाद इसके शरीर में क्या क्या हुआ? यकीन मानिए, अगर आपका दिल कमजोर है तो आगे की वीडियो अपने जोखिम पर ही देखिए, क्योंकि आज आप इस शख्स के साथ घटने वाली ऐसी खौफनाक चीजें जानने वाले हैं ना कि आपका दिल दहल जाएगा और पानी पीने से पहले भी आपके हाथ कांपने लगेंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। 30 अगस्त 1962 साउथ वेस्टर्न रशिया के वोरोनेज शहर में अलेक्जेंडर वेल्ट्रोविक लिट्विनेंको का जन्म हुआ था। देश से इतना प्रेम था कि 1980 में इन्होंने पहले सोवियत सिक्योरिटी ज्वाइन करी और वहां उनके प्रदर्शन से उनके सुपीरियर इतने खुश हुए कि उन्हें कुछ ही समय बाद सोवियत की सीक्रेट एजेंसी KGB में रिक्रूट कर लिया गया। और 1991 में जब सोवियत कई देशों में टूट गया तो इंडिपेंडेंट रशिया की सीक्रेट एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि FSB में भी उन्हें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद के खिलाफ काम करने के लिए और इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए लगा दिया गया। अब जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम आ गया, वहां पर जाहिर सी बात है कि आपको माफियाओं और पावरफुल बिजनेसमैन से भी डील करना पड़ेगा। और अपने काम के चलते अलेक्जेंडर की ऐसे ही दोस्ती हुई बोरिस बेरिजोव्स्की से। बोरिस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और साथ ही साथ अपने पैसों की वजह से वो एक पल को इतने पावरफुल भी हो चुके थे कि उनका कहा रूस की पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करने लगा था। और ये दो कारणों से वहां की सरकार के लिए वो दिक्कत की बात थी। पहला तो ये कि हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ एक सोशलिस्ट संगठन था, जहां पर यह माना जाता था कि सारी चीजें सरकार के हाथों में ही होनी चाहिए और फिर वो रिसोर्सेज सभी के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और अमीरों को लिटरली हेट किया जाता था, ना सिर्फ जनता बल्कि सरकार के कुछ बड़े लोगों द्वारा भी। 90 के दशक का वो समय था जब सोवियत के टूटने के बाद रशिया की इंटरनल डायनेमिक कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट के साथ अभी भी डील कर रही थी और ऐसे में बोरिस की कामयाबी सभी को खटक रही थी। दूसरा कारण यह था कि बोरिस को लेकर कहा जाता था कि वो अपने पैसों के दम पर माफियाओं की मर्जी देश की राजनीति में चलाने की कोशिश करते हैं, रेदर देन वो करने के जो देश की राजनीति के लिए वाकई जरूरी है। और इन्हीं दो कारणों से बोरिस का अस्तित्व रूस के कई पावरफुल लोगों के लिए खतरा बन गया और मिड 1990s में FSB के सुपीरियर्स ने बोरिस को असैसिनेट करने यानी कि जान से मारने के आदेश दे दिए। जब ये बात अलेक्जेंडर को पता चली ना, तो ना सिर्फ एक दोस्त के नाते बल्कि एक म्यूचुअल पार्टनर के नाते भी वो बोरिस को बचाने की इंटरनल कोशिश करने लगे। लेकिन जब उसे इस चीज का एहसास हुआ कि अब अंदरूनी कोशिशों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो नवंबर 1998 लिट्विनेंको और उसके कई कलीग जो बोरिस के खास दोस्त थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें ऐलान कर दिया कि सबके ऊपर सुपीरियर द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि बोरिस को जान से मारा जाए, जबकि उनका कोई भी ऐसा बड़ा अपराध नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए क्योंकि सीक्रेट एजेंसीज ज्यादातर बाहरी खतरों से डील करती थी, मगर बिना किसी वजह से किसी अमीर और ताकतवर शख्स को केवल उसके इन्फ्लुएंस की वजह से मरवा देना पूरे देश को शासन के खिलाफ कर सकता था, क्योंकि इससे डर फैल जाता कि यहाँ के शासक गुंडा राज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट रशिया के शुरुआती दौर में ही एक भयंकर सिविल वॉर भी हो सकता था। कोई कभी सरकार के खिलाफ नहीं जाता था ताकि ताकतवर लोगों की सत्ता का दुश्मन ना बन सके, मगर अलेक्जेंडर ने ऐसा करके अपनी ही कब्र खोद दी थी और उसके बाद देश की पूरी सत्ता उसके खिलाफ हो गई। मार्च 1999 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीनों बाद आरोपों को बेबुनियाद पाए जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया, मगर रिहा होने के कुछ ही दिनों के अंदर फिर से नए चार्ज डालकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी बिना मतलब की थी, इसलिए वो दोबारा छूट भी गए, मगर इतना उनको एहसास हो गया था कि सरकार उनको अब छोड़ने वाली नहीं है और कहीं अगली बार गिरफ्तार होने पर उन्हें सीधा ऊपर ही ना पहुंचा दिया जाए। इस डर से उन्होंने अपनी पत्नी मैरिना और बेटे को लेकर देश छोड़ दिया, जिसके बाद मई 2001 में उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे यूनाइटेड किंगडम ने अपने यहाँ पर शरणार्थी के रूप में रख लिया, जिसके बाद अक्टूबर 2006 में उन्हें और उनके परिवार को वहां की नागरिकता भी मिल गई। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यूनाइटेड किंगडम ने कितना मानवता से भरा हुआ काम किया कि एक आदमी जिसे उसके ही देश में गैर कानूनी तरीके से खोजा जा रहा था, उसे अपने यहाँ शरण दी गई। लेकिन आगे की जानकारी सुनकर
करना, शायद आपका नजरिया बदल जाए। तो अलेक्जेंडर के इन्वेस्टिगेशन से लंबे ताल्लुकात रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक जर्नलिस्ट और ऑथर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि उनको सीक्रेट एजेंसी और खास करके रशिया के इंटरनल सीक्रेट्स के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए वो ऑन रिकॉर्ड ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के पेड कंसल्टेंट बन गए और स्पेनिश सीक्रेट एजेंसी को भी रूस के इंटरनल क्रिमिनल नेटवर्क की खुफिया जानकारियां देने लगे। अब अगर वो यहाँ भी रुक जाते तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आफत तब बढ़ने लगी जब उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुक्स पब्लिश कर करके सोवियत की सरकार और व्लादिमीर पुतिन समेत वहां के सभी नेताओं पर करप्शन के गहन आरोप लगाने शुरू कर दिए। 1999 में रशिया के ढेर सारे अपार्टमेंट में कई सारे बम धमाके हुए, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। सरकार ने छूटते ही इसे एक तरीके का आतंकवादी हमला बताया, मगर अलेक्जेंडर ने कहा कि ये सरकार द्वारा ही कराए गए धमाके थे और इल्जाम उसी संगठन पर थोप दिए गए। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि रूस की सरकार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का साथ देती है। 7 अक्टूबर 2006 के दिन रशियन जर्नलिस्ट एना पोलिटकोव्स्काया की हत्या कर दी गई। और गौर करने वाली बात यह है ना कि 7 अक्टूबर के ही दिन पुतिन का जन्मदिन होता है, जिसको लेकर अलेक्जेंडर सीधे तौर पर बोले थे कि इसके पीछे भी वहां की सरकार का ही हाथ है। और थियरीज ये भी आई थी कि ये वहां की सीक्रेट सर्विसेज द्वारा पुतिन के लिए बर्थडे गिफ्ट था। अब अगर इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो भी ये बात पूरी तरह सच थी कि रूस से जाने के बावजूद अलेक्जेंडर स्पेन और रूस के माफिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की इन्वेस्टिगेशन करते ही रहते थे। इसने ब्रिटिशर्स के दिल में तो अलेक्जेंडर की बड़ी अच्छी और वफादार छवि बना दी, मगर रशियंस के लिए उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। कहीं ना कहीं रूसी सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया कि अगर अलेक्जेंडर ज्यादा दिन तक जिंदा रहे तो उनके मंसूबे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खास सफल नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए उनके साथ किसी दुर्घटना का होना बहुत जरूरी था। तो 1 नवंबर 2006 अलेक्जेंडर का पूरा दिन सेंट्रल लंदन में ढेर सारी मीटिंग्स से भरा हुआ था। दोपहर में उनकी मुलाकात पहले इटालियन सिक्योरिटी एकेडमिक मारियो स्कैरामेला से इट्सू सुशी रेस्टोरेंट में हुई, जहां मारियो ने उन्हें एना पोलिटकोव्स्काया की हत्या से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाने के साथ साथ रशियन सोर्सेज से मिली हुई धमकियों का भी जिक्र किया। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में कुछ देर बाद अलेक्जेंडर उस रेस्टोरेंट से निकल गए और फिर गए शाम के करीब 4 बजे मिलेनियम होटल में, जहां उनकी मुलाकात हुई उनके 2 रूसी दोस्तों से, आंद्री लुगोवोई और दिमित्री कोवतुन। होटल के बार में बैठकर तीनों ने ड्रिंक मंगवाई, मगर क्योंकि अलेक्जेंडर शराब नहीं पीते थे इसीलिए उनके लिए एक पॉट में ग्रीन टी ऑर्डर करके लाई गई। इन तीनों के बीच इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज हुआ और मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही अलेक्जेंडर घर पहुंचे उन्हें बहुत अजीब सा लगने लगा। उनका जी मचलने लगा, उन्हें चक्कर आने लगे, और इससे पहले कि उनके परिवार वाले उनसे कुछ पूछ पाते वो तुरंत दौड़ते हुए अपने बाथरूम के कमोड में गए और उल्टी करनी शुरू कर दी। उस पूरी रात वो केवल उल्टी करते रहे। उनकी वाइफ ने उन्हें खाने के साथ साथ कई तरह के जूस भी दिए, मगर उनके गले के नीचे कुछ भी पच नहीं रहा था और वो बस उल्टी ही करते जा रहे थे। 2 नवंबर को पूरा दिन वो अपने घर में ही रहे, जहां उनके पेट में भीषण दर्द होता रहा और वो पूरा दिन या तो फ्रेश होते रहे या फिर उल्टियां करते रहे। शुरू में लगा कि ये फूड पॉइजनिंग या फिर डायरिया का कोई नॉर्मल सा केस है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे ही खराब खाना बाहर निकल जाएगा। लेकिन 2 दिन तक परेशान रहने के बाद फ्रेश होते समय खून भी आने लगा। एक पॉइंट पे जब वो इतने बेहाल हो गए कि वो बिना सहारे के चल भी नहीं पा रहे थे, तब अंततः 3 नवंबर के दिन वो बार्नेट जनरल हॉस्पिटल में भीषण पेट दर्द, खूनी डायरिया और लगातार आती उल्टियों का शिकायत लेकर गए। उन्होंने जब अपने सिस्टम्स बताए तो अस्पताल में उन्हें एडमिट कर लिया गया और उनकी कुछ जांचें करने के साथ साथ उन्हें नॉर्मल डायरिया से रिलेटेड दवाइयां दे दी गई। उनका हीमोग्लोबिन 201 ग्राम पर लीटर जो नॉर्मली 120-180 पाया जाता है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल काउंट 22 × 10⁹ पर लीटर जो नॉर्मल केसेस में 4 से 11 × 10⁹ पर लीटर होती है। डॉक्टर को लगा कि वो डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, इसलिए थोड़ी दवाइयां उसकी भी चलाई गई, मगर चौथे दिन के बाद सब कुछ ऐसे बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। उनका हीमोग्लोबिन जो एक दिन पहले जरूरत से ज्यादा था अचानक गिरने लगा, साथ ही साथ व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट भी तेजी से कम होने लगा। इसे देखकर डॉक्टर चिंता में आने के बजाय खुश होने लगे, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगले करीब 1 हफ्ते तक उनके सभी वाइटल्स नॉर्मल लेवल का अप्रोच कर रहे थे, जिसे देखते हुए डॉक्टर ने समझा कि दवाइयां असर कर रही है और जितना भी उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा बायोलॉजिकल मटेरियल था वो नॉर्मल हो रहा है। 7 नवंबर को उनके स्टूल टेस्ट के रिजल्ट
क्लोस्ट्रीडियम डिफाइसाइल टॉक्सिन पॉजिटिव पाया गया, जिससे डॉक्टर को लगा कि ये डायरिया और सभी बीमारियां इसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही थी। और जैसे जैसे वाइटल्स नॉर्मल लेवल को अप्रोच कर रहे थे, उनका एस्टिमेशन था कि 1-2 दिन में अलेक्जेंडर डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन 9वें दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी की भी समझ के बाहर था। अलेक्जेंडर की व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोपेनिक और प्लेटलेट्स तीनों ही इतनी डाउन हो गई कि उनका बोन मैरो खत्म होने की कगार पर आने लगा। और बोन मैरो के खत्म होने का मतलब था कि उनके शरीर में किसी भी तरीके की नई सेल्स का ना बनना, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स हो, या फिर किसी भी तरह का टिश्यू रिपेयरिंग सेल हो। ये किसी भी बैक्टीरिया की कारस्तानी नहीं थी और अलेक्जेंडर को भी लगा कि अब उन्हें बिना सच्चाई बताए सही इलाज मिलेगा नहीं। दरअसल अलेक्जेंडर जब अस्पताल में एडमिट हुए थे तब उन्होंने अपना नाम कुछ और बताया था ताकि उन पर किसी तरीके का असैसिनेशन अटेम्प्ट ना हो जाए। उन्हें अस्पताल में कमजोर पाकर, लेकिन ऐसे हालात पैदा होने पर अलेक्जेंडर ने अपनी हकीकत डॉक्टर को बताई कि वो कहां से आए हैं और इतने सालों से क्या क्या काम किया है। तो डॉक्टर ने तुरंत उनके शरीर में जहर की मात्रा के लिए जांच शुरू कर दी, क्योंकि अलेक्जेंडर को शक था कि वो अपने जिन दोस्तों से मिलने बार में गए थे, हो ना हो उन्होंने ही उसे किसी तरह का जहर दिया है। 14 नवंबर को जहां भारत का हर बच्चा चिल्ड्रंस डे मना रहा था, तो वहीं अलेक्जेंडर का बच्चा अपने पिता को तिल तिल मरते हुए देख रहा था। इस दिन तक उनकी व्हाइट ब्लड सेल्स 0.1 × 10⁹ पर लीटर ही रह गई, प्लेटलेट्स सिंगल डिजिट पर आ गई और हीमोग्लोबिन 145 तक पहुंच गया। उनका शरीर इस स्टेज पर पहुंच चुका था कि बोन मैरो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था और खून की कमी को कंपनसेट करने के लिए उन्हें एक के बाद एक लगातार खून चढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया था। मगर उन्हें क्या खबर थी कि अभी तक तो उनका सबसे आरामदायक दौर था। अगले दिन से रेडिएशन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उनके बाल झड़ने शुरू हो गए, आंतों और मुंह में ढेर सारे छाले आने लगे, यहाँ तक कि 2 दिन बाद उनकी बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी ने एसेल्युलर मैरो रिपोर्ट किया। आसान भाषा में कहे तो उनका शरीर अब खून बना ही नहीं सकता था और ना ही किसी और तरीके की ब्लड सेल्स फॉर्म कर सकता था, जिसका मतलब था कि उनके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और इम्यूनिटी अपनी वीकेस्ट स्टेज पर पहुंच गई थी। उन्हें तुरंत यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल ट्रांसफर करके एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां उन्हें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ना छू सके और टॉक्सिकोलॉजिस्ट ने इमीडिएटली उनके शरीर में हेवी मेटल और जहर की सारी जांच करने के आदेश दे दिए। 17वें दिन जब रिपोर्ट आई तो उनका थैलियम लेवल 3 गुना ज्यादा था। अलेक्जेंडर पहले भी बोल चुके थे कि रशियंस रेडियो एक्टिव थैलियम को जहर की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स ने तुरंत ही उन्हें हर 8 घंटे में 4 ग्राम फेरिक फेरोसाइनाइड देना शुरू कर दिए, जो थैलियम के असर को बहुत हद तक कम कर देता है। दवाओं का असर हुआ भी, क्योंकि उनका थैलियम नॉर्मल लेवल पर आ गया और बड़े दिनों बाद उनके परिवार को उम्मीद मिली कि शायद अब एक पति अपनी पत्नी के साथ आगे का पूरा जीवन बिता पाएगा और एक बाप अपने बेटे को बड़ा होता हुआ देख सकेगा। मगर उनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये तो असल में वो बीमारी थी ही नहीं जिससे अलेक्जेंडर ग्रसित थे। 18वें दिन अलेक्जेंडर को अचानक से पीलिया हो गया और उनका लिवर डगमगाने लगा। वो इस बात को जानते थे कि वो अंदर से ही खत्म हो रहे हैं और अपने परिवार से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से हर पल उल्टी के माध्यम से खून ही निकल रहा था। ऐसे में परिवार अपने चाहने वाले को इस हालत में कैसे देख पाएगा? यही सोचकर खुद की भी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हुए उन्हें काफी हद तक कन्फाइन रख दिया गया और घर वालों से मिलने पर काफी रोक लग गई। उनकी बीवी हर दिन दुआ करती थी कि आज उनका पति ठीक हो जाए, मगर उनकी दुआएं किसी काम नहीं आ रही थी। अगले 3 दिन में उनकी किडनी बड़ी तेजी से फैल गई। लगातार खून चढ़ाने के बावजूद उनकी प्लेटलेट्स बेहद कम पाई जा रही थी और डॉक्टर बस अलग अलग चीजों का इलाज करते जा रहे थे, लेकिन बीमारी उनके पकड़ में अभी भी नहीं आ रही थी। 22वें दिन किसी के रिकमेंडेशन पर उनके खून को एक्सरे फिल्म पर रख कर देखा गया और ताज्जुब की बात यह थी ना कि जिस भी हिस्से पर उनका खून मौजूद था वहां पूरी फिल्म बिल्कुल पिच ब्लैक हो गई थी, जबकि बाकी एरिया बिल्कुल सही सलामत था। एक्सरे फिल्म का इतना ज्यादा डार्क हो जाना एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा था कि उनके खून में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है। कुछ ही घंटे के अंदर उनके यूरिन की गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री की गई, जिससे 803 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन एमिशन मिला, जो सिग्नेचर सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलता है, पोलोनियम 210। और करीब 22 दिन तक जिंदगी और मौत के संघर्ष के बीच जूझने के बाद फाइनली डॉक्टर्स ने पता लगाया कि अलेक्जेंडर को हुआ क्या था। उन्होंने 1 नवंबर की उसी शाम को चाय पी थी, उसमें उन्हें पोलोनियम 210 मिलाकर दिया गया था। उनकी रिपोर्ट्स को तुरंत एटॉमिक वेपन्स एस्टैब्लिशमेंट भेजा गया, क्योंकि वो इन सभी रेडियो एक्टिव चीजों से डील करते थे और जनरली उनके पास इन सब चीजों का इलाज या सोल्यूशन भी होता है। मगर वो कहते हैं ना,
जब आप अपनी मंजिल के सबसे करीब होते हैं तब भगवान आपकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेता है। अलेक्जेंडर के साथ भी यही हुआ। उनके शरीर में जगह जगह लाल धब्बे उभरने लगे और उनका पेट फूलने लगा। एक कमजोर इम्यून सिस्टम के तहत ये सब चीजें तो उनको मार ही रही थी, साथ ही साथ अगले कुछ घंटों में उनके शरीर में एसिड की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही थी कि उस एसिड के बढ़ने की वजह से उनके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने लगे। किडनी फेल हुई तो जाहिर सी बात है कि यूरिन की मात्रा में कमी आने लगी और उनके शरीर के हर एक वाइटल में इतना असंतुलन आ गया कि एक पॉइंट पर उनका दिल उनके शरीर में पर्याप्त खून पंप ही नहीं कर पा रहा था और वो कार्डियोजेनिक शॉक में जाने के बाद बेहोश हो गए। उधर रिपोर्ट्स इलाज ढूंढने के लिए पहुंच रही थी और इधर डॉक्टर लगातार मैकेनिकल वेंटिलेशन, हेमोफिल्टरेशन, एड्रेनलिन के इंजेक्शन और ना जाने क्या क्या बस दिए पड़े थे कि किसी तरह अलेक्जेंडर होश में और जिंदा रहे। 23 नवंबर 2006 उधर उनका एंटीडोट डेवलप किया जा रहा था और इधर सुबह सुबह अलेक्जेंडर को दिल का दौरा पड़ गया। परिवार वालों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें वापस से जिंदा कर दिया। सारी मशीन्स अटैच कर दी गई, लेकिन 2 घंटे बाद उन्हें वापस से एक और दिल का दौरा पड़ा और इस बार भी जहां सब उम्मीद हार चुके थे वहीं डॉक्टर्स ने कई मिनट प्रयास करने के बाद उन्हें एक बार फिर से जिंदा किया, ताकि बस वो किसी तरह तब तक रुक जाए जब तक कि एंटीडोट वहां से यहां आ रहा है। हर मिनट हर सेकंड एक बड़ी टीम उन्हें मॉनिटर कर रही थी, उनका ख्याल रख रही थी। मशीन्स लगातार चालू रही और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा था, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर उन्हें तीसरा और आखिरी हार्ट अटैक पड़ा, जिसके बाद उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जा सका। उनके दिल ने अंतिम सांसें ले ली और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उनके मरने के कुछ ही मिनट के अंदर उनके यूरिन सैंपल का एनालिसिस आया, जिसमें 825 बिक्यूरिल पोलोनियम 210 पर मिलीलीटर पाया गया, सामान्य से 100 करोड़ गुना ज्यादा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पूरे शरीर में ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड पाया गया, जहां पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कंसंट्रेशन उनकी किडनी और उनके लिवर में पाई गई। इस कंपाउंड की खोज मैरी क्यूरी ने की थी और इसकी खासियत यह है ना कि अगर इसका कुछ माइक्रोग्राम हिस्सा भी कोई खा ले या इवन सूंघ भी ले तो भी ये तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ये शुरू में बहुत ही माइनर सिम्टम्स देता है, जिससे इसका विक्टिम हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है कि उसे कोई नॉर्मल बीमारी है, जब तक कि अचानक से ये एक्सट्रीम स्पीड पर नहीं अचीव कर लेता, जिसके बाद इतनी तेजी से ये अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करता है कि इनिशियली इलाज करने वाले से लेकर दर्द झेल रहे व्यक्ति तक को इस बात की भनक नहीं लगती कि उसने कुछ ऐसा इंजेक्ट किया है, और फिर बाद में जब तक ये डिटेक्ट होता भी है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि इंसान को बचाया जाना असंभव हो जाता है, ठीक जैसा अलेक्जेंडर के साथ हुआ। अलेक्जेंडर की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक तानाशाही के खिलाफ न्याय की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे और उसका हर जाना उनको ऐसे भुगतना पड़ा कि आज इसे मानव जाति की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक गिना जाता है। रही बात इन्हें जहर देने वालों की, तो मई 2007 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूस से एंड्री लुगोवोई की कस्टडी मांगी थी ताकि अलेक्जेंडर को मारने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन ना सिर्फ रशिया ने उनकी कस्टडी देने से मना कर दिया, बल्कि कुछ समय बाद उन्हें वहां की पार्लियामेंट स्टेट ड्यूमा का भी मेंबर बना दिया गया, जैसे मजाक उड़ा रहे हो कि हम तुम्हारे देश में घुसकर किसी को भी खत्म करके मजे की जिंदगी काट सकते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सितंबर 2021 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने रूस को अलेक्जेंडर की मौत में जिम्मेदार ठहराया था। लुगोवोई और कोप्तून दोनों को ही इस काम में एजेंट की तरह दोषी पाया गया और रूस की सरकार को आदेश दे दिया गया कि वो अलेक्जेंडर की विधवा पत्नी मरीना को 1,22,500 यूरोस का कंपनसेशन दे, पर रशिया ने सब कुछ ठुकरा दिया। अलेक्जेंडर को तो नहीं बचाया जा सका, मगर उनकी मौत के बाद उनके शरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो रिसर्च हुई वो आज भी हर साल कई ऐसे लोगों की जान बचाती है जो या तो गलती से या फिर जानबूझकर रेडियो एक्टिव पॉइजन के विक्टिम बन जाते हैं। हालांकि रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अलेक्जेंडर रूस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाकी एजेंसीज के साथ शेयर कर रहे थे जो उनके लिए खतरा था और कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी भी थी। ऐसे में अगर आप रशिया के ऑफिशियल होते तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करते और आपके हिसाब से रशिया द्वारा ये किया जाना सही था या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड दूंगा कि अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है समुद्र के नीचे छिपे हुए ऐसे लेक्स के बारे में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे लेक्स जो समुद्र के अंदर अलग से प्रतीत होते हैं और जिसके अंदर जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। पर ऐसा क्यों है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।